बेचैनी से मैंने कहा, और फिर वो चली गई। मैं आराम करने लेट गया और सूरज चढ़ने तक सोता रहा। फिर जब जागा तो मेरी कनीज़ें मेरी मुंतजिर थी। मैंने पहले दिन की तरह गुस्ल किया। कनीज़ें अब भी मेरी मुआवन थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और वह हस्बे मामूल प्यासी रही। काफ़ी देर के बाद मैं दरबार पहुंचा और रामूस, जो बददस्तूर अपने वहशियाना खेल में मशगूल था, मुझे अकेला देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी। हस्बे मामूल दोपहर को वो उठा और मेरे साथ महल में आ गया। तेरे कदमों की बरकत से मेरे बहुत से काम बन रहे हैं। वैशी कबीले हमारे दाम में आ गए हैं जो मुझे माबूद तस्लीम नहीं करते थे। मेरे हरकारों ने आज मुझे इतला दी है और यह भी बताया है कि कैद होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तब तू देखेगा आमून के नूरे नजर के इस मैदान में नित नए खेल होंगे। हाँ, बस कैदियों को यहाँ पहुंचाने पर बड़ा खेल तरतीब दूंगा। बड़ा खेल हमेशा इस वक्त होता है जब कोई कबीला हथियार डाल देता है। मैं इस बात का कायल हूँ, सूरज के लगते जिगर के दुश्मन को जिंदगी भी न दो जो नित नए खतरात सर उठाते रहे। तेरा क्या ख्याल है? जमीन के मामलात तो खुद ही बेहतर जानता है, मैंने बेजारी से कहा और हंसने लगा। हाँ, तेरे आसमान पर यह दिलचस्प फिजा न होगी। हाँ, सच बताना, मेरी जन्नत तुझे पसंद आई? बेहद। मैंने किसी ख्याल के तहत मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफ बादशाह वहां कनीजों की झुरमुट में मस्त पड़ा था और उसकी मलका मेरे बाजुओं में दम तोड़ रही थी। खूब खूब, आज तेरे एजाज में मैंने अपने गुलामों को हदायत की है कि नित नए नए खेल पेश करें। आज की रात बहुत हसीन होगी, चुनाचे अब अपनी आरामगाह में जा और खेल के लिए खुद को तैयार कर। दूसरी रात पहली रात से मुख्तलिफ नहीं थी, सिवाय उसके कि आज कुछ और शर्मनाक नज़ारे देखने में आए। नए अंदाज से कुछ रक्स तरतीब दिए गए और उनका इख्तिताम कुछ इसी अंदाज से हुआ। अयाश फितरत रामूस हवस का पुजारी बन गया था और जब वो दुनिया माफिया से बेखबर हो गया तो मैं वहां से चला आया। मेरे बदन में आज भी मस्तियां टूट रही थीं, लेकिन मेरी तलब मेरे कमरे में मौजूद थी। अगेसी ने कुछ इस अंदाज से खुद को सजाया था कि मैं बेकाबू हो गया। अगेसी ने भी मेरी पजीराई की। रात के आखिरी हिस्से में वो मेरे सीने में मुंह छुपाए बोझल लहजे में बोली, सूरज के बेटे, तुम आसमान के मेहमान हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन अपना नहीं सकती। मेरी उम्र का ये दौर सबसे हसीन दौर है। तुमसे कौन सी बात पूछीता है? मैं आकाश से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी जुदाई के बाद वही मेरी तन्हाई का राजदार होगा। आसमान के रहने वाले कहानी आजम ने बताया है कि तुम दिलों की हकीकत से वाकिफ हो। तुम मेरे दिल का हाल भी जानते हो। मुझे बताओ, मेरे लिए कौन सा वक्त मौजू है? मैंने उसकी शक्ल देखी। मैं समझ गया कि प्रोफेसर के वो क्या चाहती है। चुनाचे में एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ अगेसी, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या तुझे और कहानी आजम को रामूज की रंगीन दुनिया देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ? मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, अगेसी ने कहा। तब मुझे हैरत है अगेसी, तूने आज तक इस सुनहरी मौका के बारे में कभी नहीं सोचा। रामूज शराब के नशे से चूर होकर एक बेजर कैचुआ बन जाता है। वो इस कदर पी लेता है कि उसे कुछ होश नहीं रहता। ऐसी शक्ल में अगर उसको शराब का एक ऐसा जाम पिला दिया जाए जिसमें जहर कातिल हो तो कोई तेरी तरफ ध्यान नहीं दे सकेगा। तू सोग मनाना और फिर अपनी मुश्किल हल कर लेना। अगेसी मेरे पहलू से उठ के वो ताज्जुब खेज निगाहों से मुझे देख रही थी। कई लम्हात तक वो इसी तरह बैठी रही। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तूने बिल्कुल ठीक कहा। इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है? आसमान के बेचिंदे तूने मेरी मुश्किल हल कर दी और मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। इससे अच्छी तरकीब और क्या हो सकती है? तब मेरी एक कनीज खास इनमें शामिल हो जाएगी जो इसे शराब पिलाती है और मैं तमाम इंतजाम कर लूँगी। बेशक मैं तेरी एहसान मंद हूँ, बस मुझे रुख्सत थे। ये काम मैं जिस कदर जल्द कर लूँ बेहतर है। अगेसी उठ गई और बाहर निकल गई। मैं गहरी सांस लेकर अगेसी के बारे में सोचने लगा। खूब औरत थी, उसे हमेशा के लिए अपनाया जा सकता था। मेरा मतलब है इस वक्त तक, जब तक वो जिंदा है या जवान है। लेकिन कहानी आजम का वकार इसी में था। बूढ़ा बहरहाल मेरा दोस्त बन चुका था और फिर मुझे बादशाह वगैरह बनने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहां रहते हुए तहकीक भी नहीं कर सकता था। इसलिए एक औरत के लिए किसी झगड़े में पड़ने से क्या फायदा? रहेगी रामूस की बात तो वो दीवाना था और इंसानी जिंदगियों को वो जिस अंदाज में जाया कर रहा था उसके तहत उसकी मौत एक नेक काम थी, बशर्ते कि उसका बेटा उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश न करे। लेकिन उसका खतरा नहीं था कि काहिन आजम के कहने के मुताबिक वो रामूस की औलाद नहीं था, बल्कि तीसरे खानदान का एक फर्द था। फिर मुझे इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत थी? इनका काम था, ये लोग निपटेंगे। मैं आराम से सो गया। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। उस रोज मैं रामूस के पास दरबार में उसका शैतानी मशगला देखने नहीं गया, बल्कि मैंने महल ही में आराम किया। और इस रोज दोपहर को काहिन आजम मुझसे मुलाकात के लिए आया। उसने तन्हाई में मुझसे मुलाकात की थी। अगेसी ने आज तुम्हारे बताए हुए प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया। बेशक ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब रहेगा। हम रामूस को हलाक करने के इल्जाम में किसी भी कनीज को मौत के घाट उतार देंगे और फितना दब जाएगा। और फिर दरबार में तुम्हारी इजाजत से और मेरे हुक्म से आकाश को यहाँ फिरौन में मशहूर कर दिया जाएगा।
क्या तुम इस पूरे प्रोग्राम में हमारी मदद करोगे इस्लाक? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने बेजारी से कहा। मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल इन लोगों में रहने के लिए इनकी मदद करना जरूरी था। चुनाचे मैंने हामी भर ली और प्रोफेसर, ये रात रंगीनियों की रात न थी। कल मिस्र की तारीख में कुछ नए हंगामे जन्म ले रहे थे। ताहम मैं हस्बे मामूल रामूस के इशरत कदे में मौजूद था और मैंने इस कनीज को भी देख लिया था जो इस खास काम के लिए मुकर्रर की गई थी, और कनीज ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। अहमद शहनशाह को मालूम ही ना हो सका कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। हाँ, उसकी आखिरी चीखें बेहद भयानक थी। वो गर्दन पकड़े चीख रहा था और बदमस्त कह के उमड़ रहे थे। सब यही समझ रहे थे कि यह भी नशे की कैफियत है, लेकिन जब उसके हल्क से खून जमे हुए कतले निकल पड़े तो बहुत से चौंक पड़े और उसके गिर्द जमा हो गए। उसे दम तोड़ते देखने वालों में मैं भी था और उसके साथ रंगरलियां मनाने वालों की चीखें मैंने भी सुनी। और फिर चालाक औरत के मातम करने का अंदाज। बेशक प्रोफेसर अगेसी इस दौर की उम्दा अदाकारा थी। उसने वो बयान किए कि मैं हैरान रह गया। पाक कनीज की निशानदेही मेरे अलावा और कौन कर सकता था? मैं जो रोशन ज़मीर था, चुनाचे उस बदकिस्मत लड़की की मौत का जिम्मेदार मैं आज तक खुद को ठहराता हूँ। उसे जान देने के लिए यह काम यूं किया था कि शहनशाह ने उसे ठुकरा कर दूसरी कनीज को अपनाया था। चुनाचे उसने इंतकाम लिया और फिर उससे भी खूब इंतकाम लिया गया। इस दोपहर को कनीज को उस बरसे आम कत्ल करके उसका गोश्त कुत्तों को खिला दिया गया। अहले मिस्र अंगुश्त बदनदा थे। खुदावंद रामूस इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, किसी को गुमान भी नहीं था। बहरहाल पूरे शहर में बहरान पैदा हो गया। यकीनन मिस्र के जिन जिन हिस्सों में ये इत्तला पहुंच रही होगी, वहां की जिंदगी बदल गई होगी। इस रात और इसके दूसरे दिन भी अगेसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। महल के कोहराम की तो मिसाल ही नहीं थी। हाँ, आकाश महल में आ गया था। 6 फुट तवील जवान खूबसूरत जो था, उसे देखकर मेरे दिल में कोई रकाबत पैदा नहीं हुई। उसका और मेरा मुकाबला ही क्या था? मैं जब चाहता उसे चुटकियों से मसल कर फेंक सकता था। लेकिन अगेसी से कबल बहुत सी औरतें मेरी जिंदगी में नुमाया तौर पर शरीक नहीं थी। सिर्फ अगेसी ही तो नहीं थी जिससे मेरे ताल्लुकात हुए थे। चुनाचे औरत के लिए मेरे दिल में रकाबत का जज्बा खत्म हो गया था। मैंने सोचा ठीक है, अगेसी आकाश के पहलू में चली जाती है तो चली जाए। मेरे लिए यहाँ दूसरी लड़कियां हैं, ना सही अगेसी जैसी कोई तब्दीली ही होगी। खुदा आकाश ने मेरे कदम चूमे थे और मेरे सामने सजदा किया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर तीसरे दिन ही से नए शहनशाह, नए फिरौन के लिए हंगामा शुरू हो गया। कहानी आजम ने अबूरी निजाम संभाला हुआ था। उसने ऐलान किया कि चौथे खानदान का वली अहद आकाश के अलावा और कोई नहीं है। चुनाचे आकाश को नया फिरौन बना दिया जाएगा। कहानी आजम ने कहा, चूंकि देवता आमून का बेटा खुद हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए तवक्का की जाती है कि आकाश की सल्तनत दूसरी सल्तनतों से बेहतर होगी और उसके दौरे हुकूमत में मिस्र हंगामों से दूर रहेगा। ऐसे में बहुत से दावे किए गए प्रोफेसर जो नए हुक्मरान करते और फिर भूल जाते हैं। मुख्तसर ये कि ठीक 1 हफ्ते के बाद आकाश को फिरौन बना दिया गया। उसके सर पर ताज और हाथ में अस्सा दे दिया गया। इस दौरान दूर दूर से आने वालों ने सूरज के बेटे के दर्शन भी किए। मैंने भी अमकाना अंदाज में आकाश को दुआएं दी और अगेसी इस दौरान मेरी निगाहों से भी रिपोश रही। फिर फिरौन का सोग मनाया जा रहा था। लेकिन इस रात को फिरौनी दस्तरखान पर जहां सिर्फ चंद मेहमान मखसूस लोग बैठे थे, अगेसी भी नजर आई। यहाँ कौन था जो उसे देखता और हरीफ होता? सिर्फ जानने वाले थे, यानी आकाश, मैं और कहानी आजम सालमूस। अगेसी की आंखों में आकाश के लिए मछली रोशन थी और आकाश भी इससे खूब इजहार इश्क कर रहा था। कहानी आजम भी खुश था। उसकी वो तरकीब कामयाब हुई थी जिसके लिए उसने एक तवील अरसा गुजारा था। लेकिन मालूम न था इन दोनों यानी अगेसी और आकाश को भी कि ये दर हकीकत क्या हुआ है। न जाने इसमें क्या मसलहत थी बूढ़े कहानी आजम और मेरे दोस्त की। खाने के बाद शराब का दौर चला। अगेसी ने अपने हाथ से जाम बनाकर पहले आकाश को, फिर मुझे, फिर कहानी आजम को दिए और आखिर में खुद अपने लिए जाम तैयार कर लिया। जाम पीने के बाद उसके चेहरे पर खून जोश मारने लगा और उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, खुदावंद आकाश, ये अरसा बखूबी तय हो गया, लेकिन अब बता कहानी आजम कौन बनेगा? क्या तेरे ज़हन में कोई है? इसका फैसला भी हम मुकद्दस आमून के बेटे से कराएंगे। आकाश ने बदमस्त आवाज में कहा। मैंने हैरानी से उन दोनों को देखा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। फिरौन की तब्दीली के साथ कहानी आजम की तब्दीली क्या मायने रखती थी, और मैंने ये सवाल कर डाला दोनों से। नई कहानी आजम की जरूरत लाजमी है क्योंकि सालमूस को तो रवाना कर दिया गया रामूस के पास, और ये जरूरी था क्योंकि राजों की हिफाजत के लिए बहुत सी कुर्बानियां जरूरी होती हैं। अगेसी ने कहका लगाकर सालमूस की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैंने उसके जुमलों पर गौर करते हुए कहानी आजम की तरफ देखा जिसकी गर्दन उसके सीने पर ढलक गई थी। मैंने उसे हिला जुला कर देखा, लेकिन अब उसमें जिंदगी की कोई रमक नहीं रह गई थी। मैं उछल पड़ा और मैंने ताज्जुब से पूछा, इसे क्या हुआ? वही जो रामूस को हुआ था, अगेसी ने कहा और आकाश की तरफ देखकर हंसने लगी। आकाश के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मेरा ज़हन झुंझला कर रह गया था। अहमद सालमूस ने अपनी पूरी जिंदगी इस साजिश को कामयाब करने में सर्फ कर दी थी कि एक बार इस खानदान को बरसे इक़्तिदार ले आए जिसका वो फर्द है।
और जब उसकी साजिश कामयाब हुई तो इन्हीं लोगों ने उसे कत्ल कर दिया जो इसकी उम्मीदों का मरकज थे। वो इन्हें हकीकत भी नहीं बता सका कि वो कौन है और सालमूस खुद क्या था और ये वैसी औरत है। मैंने अगेसी की तरफ देखा। वो बदस्तूर मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। हाँ तो मुकद्दस देवता के बेटे, इस काम के सिलसिले में भी तेरी राय सबसे बेहतर और मुस्तहकम होगी। मैं जानना चाहता हूँ अगेसी कि तूने काहिर आजम सालमूस को क्यों हलाक कर दिया। मैंने किसी कदर गुस्से से कहा। आकाश चौंक पड़ा, लेकिन अगेसी इसी तरह मुस्कुरा रही थी। तू दिलों का हाल जरूर जानता होगा अमून के बेटे। तुझे यकीनन मालूम होगा कि राजों की पर्दापोशी के लिए सब कुछ करना होता है। तू जमीन पर पैदा नहीं हुआ और आसमान के लोग मासूम होते हैं। काहिर आजम को हकीकत मालूम थी, चुनाचे मुझे और आकाश को इसके हाथों में खेलना पड़ता। हमें सिर्फ इसके अहकामात की पाबंदी करना होती, क्योंकि वो जिस वक्त चाहता हकीकत मुनकशिफ करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। चुनाचे उसकी रवानगी ही बेहतर थी। अगेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं दिलों का हाल भी जानता हूँ अगेसी, लेकिन तू नहीं जानती वो पोशीदा राज जो अब सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं मालूम कर सकता। अफसोस अहमक, और तूने उसे फना कर दिया जो तेरा और तेरे साबिक बेटे और मौजूदा शौहर का सबसे बड़ा बहीख्वाह था। सुन, तूने इसे मौत दी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी काम के लिए वक्फ कर दी थी कि मिस्र की हुकूमत फिर से तीसरे खानदान को सौंप दी जाए। दुरुस्त कहता हूं मैं या संग दिल औरत के तेरा और तेरे मौजूदा शौहर का ताल्लुक उस तीसरे खानदान से है जिसे माजूल करके चौथा खानदान यानी रामूस के अजदाद बर से इक्तदार आए थे, और तभी इस सालमूस ने अपना इक्तदार बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी और तवील अरसे की जद्दोजहद के बाद मिस्र का सबसे बड़ा कहान बन गया। फिर वो तुझे रामूस की खलवत तक पहुंचाने में कामयाब हो गया और उसकी कोशिश थी, और उसने रामूस की पहली बीवी के बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया कि वो 5 दिन का था, और आकाश ने उसकी जगह ले ली क्योंकि ये तीसरे खानदान की औलाद में से था। सो यूं बूढ़े चालाक ने तेरे खानदान के एक फर्द को रामूस की निगरानी में प्रवेश करवा लिया, और हुकूमत इसी के लिए थी क्योंकि रामूस की मौत और आकाश की शहनशाहियत तक बात पहुंची। और आज जब उसकी खुशी का पहला दिन था तो तूने उसे मौत की नींद सुला दिया। तो प्रोफेसर सख्ता हो गया था उन दोनों को मेरी बात सुनकर, और तमाम नशा हिरन हो गया था। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर बहुत देर गुजर गई तो आकाश ने ठंडी सांस लेकर कहा, आह हमसे जल्दबाजी हो गई। अगेसी जिस शख्स ने हमें यहाँ तक लाने के लिए ऐसी सख्त जिद्दोजहद की थी वो हमारे हाथों हलाक हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो हमारे कदम मजबूत करने के लिए क्या कुछ न करता। हाँ मुझे एहसास हो रहा है उसकी मौत कबल अज वक्त हो गई। ताहम अब वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन वो अपना मिशन पूरा करके गया है, इसलिए उसकी रूह को चंदा अफसोस न होगा और ना ही उसकी मौत से कोई फितना बपा होगा। आमून के बेटे, तूने देर से हमें इस हकीकत से आगाह किया, लेकिन अब क्या हो सकता है। गम न करो आकाश, हमें इसका नेमुल बदल मिल जाएगा। आमून का बेटा हमारी रहनुमाई करेगा। अगेसी ने कहा, और मैंने नफरत से उस औरत को देखा। बड़ी बेगैरत औरत थी वो प्रोफेसर, तुम गौर करो। मेरी खलवतों में वो मुझसे दीवानावार मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, और अब आकाश के पहलू में एन मेरे सामने उसे इसी कदर मोहब्बत का इजहार कर रही थी। अपने अजीम मोहसन को उसने जहर देकर हलाक कर दिया था और अपने शौहर की जान भी ले चुकी थी, लेकिन बड़ी ढटाई से मुझसे भी मदद मांग रही थी। चुनाचे मैं वहां से उठ गया। मैं तेरी सरकत से खुश नहीं हूं अगेसी। मैं गौर करूंगा कि मेरा रवैया तेरे और आकाश के साथ क्या होना चाहिए। मैंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। मेरे ज़हन में दर हकीकत झुंझलाहट थी। बूढ़ा काहिन आजम मेरा दोस्त था, इब्तिदा जैसी भी थी। उसने मेरी हलाकत के लिए कोशिशें की थी, लेकिन बाद में वो मेरे मुखलिस दोस्त हो गया था और मैं उससे मिस्री तहजीब के बहुत से राज मालूम कर रहा था। मैं इस कमरे से निकल आया और फिर मैं महल में भी नहीं रुका और तनहा काहन के माबद में आ गया, जहां किसी को उसकी मौत के बारे में कोई खबर नहीं थी। मैं जानता था कि मेरे इस तरह चले आने से अगेसी और आकाश पर क्या गुजरी होगी। आकाश गैर मुतवक्का फिरौन था। ये ठीक था कि उसकी बादशाह तस्लीम कर ली गई थी सिर्फ इसलिए कि रामूस के इंतकाल के बाद वही शहनशाहियत का हकदार था। लेकिन रामूस के वफादारों को अगर इस साजिश का इल्म हो जाता तो बिलाशुबा मिस्र की हुकूमत संगीन बहरान से दो चार हो जाती और तीसरे खानदान के दुश्मन आकाश और अगेसी को कभी मुआफ न करते। माबद के एक कमरे में बैठकर अपने नाइंदा इकदामात पर गौर करने लगा, तब प्रोफेसर वही बेजारी मेरे जहन में ऊपर आई। मैं उन लोगों से लाताल्लुक था, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था। मैं तो यहाँ अजनबी था, जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। शहनशाहियत बदलने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो मर चुका था जो मेरी जरूरत थी। मैं यहाँ ना रहूंगा, कहीं और चला जाऊंगा। अगेसी ने जो कुछ किया वो उसका फेल है। अगर किसी दूसरे जरिया से उसके बारे में पता चल जाएगा तो मुझे कोई एतराज ना होगा। अहले मिस्र अगर अगेसी और आकाश को बर से आम संसार कर देंगे तो मुझे कोई दुख ना होगा। खुद मेरी किसी कोशिश से कोई हंगामा जन्म ले, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी और यही फैसला मैंने किया वहां बैठकर। क्या मेरी हैसियत सिर्फ तमाशाई की है? यही उलझनों का हल है। रह गई मेरी जरूरतें तो मिस्र में हसीनाओं की क्या कमी थी। अब तो मैं यहाँ के माहौल को पूरी तरह समझ चुका था, इसलिए मुझे उनके हसूल में कोई दिक्कत नहीं थी और यह फैसला करने के बाद मैं मुतमईन हो गया। लेकिन आकाश और अगेसी कैसे मुतमईन हो सकते थे? चुनाचे अगेसी का कासिद मेरे पास पहुंच गया और उसने मुझे उसका पैगाम दिया
मलका अगेसी आज शाम आपकी कदम बोसी की तलबकार है, कासिद ने कहा। मैं शाम को माबद में उसका इंतजार करूंगा, मैंने कहा, और कासिद वापस चला गया। फिर रात होगी और जब तारीखियां पूरे माहौल को निगल चुकी तो अगेसी एक सादा लिबास ओढ़े मेरी खलवत में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होकर उसने लिबादा उतार दिया। उसका चेहरा सुता हुआ था और आंखें किसी कदर सुर्ख और वर्म आलूदा थी। वो गर्दन झुकाकर मेरे सामने बैठ के मैं लिबादे के नीचे उसका लिबास देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अजीब तराश का लिबास पहना हुआ था उसने, जिस्म के निस्वानी हिस्से खास तौर से खुले रखे गए थे। अगेसी अब आकाश की तहवील में चली गई थी। मैं जानता था कि अब उसका हसूल मुश्किल है। आज भी न जाने वो आकाश से क्या कुछ कहकर आई होगी। उसके बाद शायद उसे कभी मौका न मिल सके, क्योंकि आकाश उसे किसी दूसरे तसर्रुफ में कब देख सकता था और इस शक्ल में, जबकि वो मिस्र का मुतलिकुल अनान बादशाह हो। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था अगेसी, कहो क्या बात है। मैं ताइब होने आई हूँ आसमान के बेटे, मैं शर्मिंदगी का इजहार करने आई हूँ। मुझसे हमाकत हुई, मैंने उसे खो दिया जिसने मेरी जिंदगी के पुरकठिन रास्ते पर मेरा साथ दिया। उसने गमगीन लहजे में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मकसद बयान कर अगेसी, बिला झिझक मैं गौर से सुनूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। वो समझ गई थी कि मैं उसकी अदाकारी से मुतासिर नहीं हुआ हूँ। मकसद, वो होंठ भींच कर बोली, मकसद ये आसमान के बेटे कि क्या अब तुम हमारे हक में दुआ करोगे? मुकद्दस सालमूस मेरी हमाकत का शिकार हुआ है। आकाश बेकसूर है और अगर तुमने हम दोनों को माफ न किया तो हम जानते हैं कि हमारा इक्तदार बरकरार न रह सकेगा। तुम अपने इक्तदार की जमानत तलब करने आई हो। कभी मिस्र में इतनी जुर्रत नहीं कि वह आकाश की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा सके, लेकिन अगर आमून का बेटा इन्हें बताए कि क्या हुआ है तो पूरे मिस्र में बगावत फूट उठेगी और तख्त हिल कर रह जाएगा। फिर शायद आकाश अपने कदम न जमा सके, खास तौर से इसलिए कि वो तीसरे खानदान का फर्द है। अगेसी ने जवाब दिया, यह दुरुस्त है अगेसी कि कायने आजम मेरा दोस्त था, लेकिन तुम वो कर चुकी हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ताहम तुमने भी मेरी दोस्ती हासिल कर ली है। मैं इन रातों को फरामोश नहीं कर सकूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी हैं, और इन्हीं रातों के एवज मैं सब कुछ भूल भाल जाऊंगा। लेकिन मुझे बताओ, कहो, क्या आकाश की मौजूदगी में भी तुम मुझे तन्हाइयां बख्श सकोगी? अगेसी की आंखें चमक उठी, उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी जगह से उठकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, आकाश मेरी पसंद है, लेकिन इस वक्त की जब तुम मेरे सामने न थे। मैंने तुम्हें पेशकश की थी आमून के बेटे कि अगर तुम मिस्र की हुकूमत पसंद करो तो मैं आकाश को ठुकरा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जवाब याद होगा, तब मैं मायूस होगी और मैंने आकाश ही को गनीमत समझा। अगर तुम अब भी मिस्र का शहंशाह और अगेसी के शौहर बनना चाहो तो आकाश को भी रामूस और कायने आजम की खिदमत में रवाना किया जा सकता है। बोलो, क्या तुम तैयार हो? और मेरा जवाब हस्बे साबिक हो तो? मैंने मुस्कुराते हुए चालाक और वैसी औरत की आंखों में झांका। तब मैं इन मजबूरियों को नजरअंदाज न करूंगी। आकाश जवान है और मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ। मेरे साथ गुजरने वाली पहली रात के बाद वो एक लम्हे के लिए मुझसे जुदा होना पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं अपनी मजबूरी तुम्हारे गोश गुजार कर रही हूँ। हाँ, मेरा वादा है कि जब भी तन्हाई नसीब हुई तुम मेरे मालिक होगे। मुझे मंजूर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और खुशी के मारे उठकर मुझसे लिपट गई। मैं खुद भी तुम्हें दूसरे 1000 मर्दों पर तरजीह देती हूँ। कौन औरत तुम्हारी आरजू न करेगी? और फिर वो जिसने तुम्हारा कुर्ब पा लिया हो, वह तुम्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक न भूल सकेगी। इसे जब मर्द की आरजू होगी तो तुम उसकी निगाह से न हट सकोगे। आओ हम हर मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझेंगे और आरजू करेंगे कि यह आखिरी मुलाकात न हो। वो मेरे बदन से चिपक गई और मैं जानता था प्रोफेसर कि यह मेरी जुबान बंदी की रिश्वत है। और प्रोफेसर, मैंने भी खूब रिश्वत वसूल की। वो कहते हैं कि इंसान गुनाह करे तो बेलज्जत न हो। अगेसी के सारे कसबल निकल गए। वो जिस कदर तैयारियों के साथ आई थी उन्होंने दम तोड़ दिया। तब उठी और निढाल से मेरे सामने बैठ गई। जब मैं तेरा कुर्ब हासिल कर लेती हूँ आसमान के बेटे, तो फिर सारी दुनिया मुझे हीच नजर आने लगती है। उदास लहजे में बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर गर्दन लटकाए लटकाए वो बोली, तो अब मैं इत्मीनान से वापस जाऊं? जो हैसियत तू चाहे, मिस्र की सरजमीन तेरे लिए खुली पड़ी है। अगर मेरी मान तो कुछ रोज के लिए कायने आजम का इख्तियार संभाल ले और इस माबद में रह। नहीं अगेसी, मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा। मेरी राय है कि तू अपने मकसद का आदमी तलाश करके मुंतखब कर, मैं तेरी मदद करूंगा। और अगेसी किसी सोच में गुम होगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं आकाश से मशवरा करूंगी। तेरी तरफ से इत्मीनान होने के बाद मुझे कोई फिक्र नहीं रही। मगर फिर तू सरजमीन मिस्र में क्या हैसियत चाहता है? मैं इस वक्त तक यहाँ रहूंगा जब तक पसंद करूंगा। शहर से दूर नील के किनारे मेरे लिए एक इमारत तामीर कराते, जहाँ मैं अपने दोस्त सितारों से गुफ्तगू करता हूँ। इस इमारत को हसीन लड़कियों से आरास्ता कर दे जो मेरी जरूरत पूरी करते रहे, और इस इमारत को आमून का माबद करार दे दे जो सिर्फ इसी वक्त लोगों के सामने आता है जब उसे जरूरत हो। मेरा मतलब समझ गई होगी? हाँ, खूब समझ गई हूँ, और ऐसा ही होगा जैसा कि तू पसंद करेगा। मैं तेरी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी, उसने कहा और फिर वो वापस चली गई। तो यूं मैंने मिस्र में कयाम की ठान ली। मैं उसके अंदरूनी मामलात से अलग रहकर अपना काम जारी रखना चाहता था, और मैं एक सैलानी इंसान था प्रोफेसर। जब मेरा दिल यहाँ से भर जाता तो मैं किसी और तरफ निकल जाता। माबद के चंद
रोज बड़े फीके और बेकैफ गुजरे। मैं सब्र कर रहा था और इधर खिचड़ी पक रही थी। अगेसी ने गो आकाश को यकीन दिला दिया था कि मैं उनके लिए खतरा नहीं हूं, लेकिन आकाश एक बुज़दिल फिरौन था। वो अगेसी की खलवत में भी मर्द न बन सका। मेरे खौफ से उसने कहा कि उसका इक्तदार मेरे कदमों तले है, सो उसे ऐसा इक्तदार कबूल नहीं है जिसमें खौफ शामिल हो। और उसने अंगेसी को उकसाया कि मैं गैर फानी इंसान नहीं हूं, बस एक चालाक हस्ती हूं जिसे मिटाना मुश्किल नहीं है। यहां तक कि उसने अमाता कर लिया उस औरत को शरारत पर। और एक शाम 2 हसीन औरतें उसका पैगाम लेकर आ गईं मेरे पास माबद में कि अगेसी महल में मुझसे मुलाकात करना चाहती है। माबद की खुश्क जिंदगी से मैं भी उकता गया था, क्योंकि अब सालमूस नहीं था जो मेरी जरूरतों का ख्याल रखता और दूसरे कानों को मेरी जरूरियात पूछने की जरूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ मेरी पूजा करते थे और मुझसे खौफसदा रहते थे। चुनाचे उसी शाम में अगेसी के पास पहुंच गया, लेकिन वो फाशा तनहा न थी। उसका बेटा, उसका महबूब उसके पहलू में मौजूद था और बरबत नवाज गर्दने झुकाए हुए बाहर निकल गए। तब अगेसी मुझसे मुखातिब हुई, आमून के बेटे, हमने तुझे मशवरे के लिए तलब किया है। क्या मशवरा दरकार है अगेसी? मैंने सपाट निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अगेसी की चेहरे की सुर्खी और आकाश की चेहरे की मुसरत से मुझे एहसास हो गया कि आकाश की तलब पूरी हो गई है। उसे अगेसी का वसाल नसीब हो चुका है और शायद अगेसी भी कभी हैकल नौजवान से गैर मुतमईन नहीं है। कान आजम के बारे में उसका होना जरूरी है। अंदरूनी शहर से हमगोइयां होने लगी हैं कि कान आजम सालमूस कहाँ रपोश है। उसके बारे में तुझे बता चुका हूँ अगेसी। कान आजम की लाश कहाँ गई? उसे मैंने ठिकाने लगा दिया है मुकद्दस आमून के बेटे। लेकिन मैं हैरान हूँ, आग के शदीद अलाव में कान आजम की लाश इस तरह तैर रही थी जैसे पानी पर, और आज भी उसकी वही कैफियत है। मैं नहीं जानता उसका क्या राज है। आकाश ने जल्दी से कहा और मुझे उसकी बकवास सुनकर वाकई हैरत हुई। यह अलाव कहाँ है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैंने पूछा। हाँ, मेरी भी यही राय थी आमून के बेटे। तू इस आग पर तैरती हुई लाश का मुअम्मा हल कर और हमें परेशानी से निजात दिला। मुबादा सालमूस का राज खुल जाए। मेरे साथ उठ। आकाश उठ गया और हम तीनों चल पड़े उस हैरत अंगेज अलाव को देखने। लेकिन मैंने अगेसी के चेहरे पर निगाह न की थी, वरना साफ पता चल जाता कि उसके खूबसूरत चेहरे पर जुर्म के साए मंडला रहे हैं। कई पुरपेच रास्तों से गुजरकर हम फिरौन के आतिशकदे तक पहुंचे, जो काफी गहराई में था। आतिशकदा था या जहन्नुमजार। कुर्बो जवार का माहौल तप रहा था। आग गहराई में थी, लेकिन शोले बुलंदियों तक पहुंच रहे थे। एक जगह आकाश रुक गया। उफ, आग की तपश किस कदर शदीद है, हम इसे आगे नहीं बढ़ सकते। देख आमून के बेटे, कान आजम की लाश शोलों की जुबान के साथ बुलंद हो रही है। क्या तू आगे बढ़ने की कुव्वत रखता है? और दर हकीकत प्रोफेसर, मैं बदकार आकाश की चालाकी को समझ गया और उस पत्थर की तरफ बढ़ गया जो आतिशकदे का आखिरी पत्थर था। लेकिन जो ही मैंने पत्थर पर कदम जमाकर आग के शोलों में झांका, आकाश ने वो रस्सी खींची थी जो इस पत्थर को रोके हुए थी और पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी।